नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धातु के विषय में। धातु से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में है, इस क्लास के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सभी सवाल बनेगा। तो पूरे क्लास को आप लोग ध्यान से देखें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है धातु किसे कहते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा है, ऐसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं, जैसे कि यह हो गया आपका लोहा, धातु है। तांबा, तांबा को ही कॉपर कहा जाता है, धातु है। सोना, चांदी, आगे हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका है जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और यहाँ पे है आपका मरकरी, और यह हो गया शीशा। यदि आप कुछ ध्यान से समझें, यह सोडियम अंतिम में यम लग गया, कैल्शियम अंतिम में यम लगा है, मैग्नीशियम यम लगा है, सोडियम यम लगा है। मतलब क्या हुआ कि अधिकांश धातु के अंत में यम लगा हुआ होता है। तो इसीलिए यदि कहीं पे आपको यम दिख जाए तो समझ लेना है कि यह मुख्य रूप से क्या है, आपका धातु है। आवश्यक नहीं है कि सभी में लगा हो, लेकिन अधिकांश में लगा होता है। इसीलिए हम इस बात को याद कर लेते हैं कि यम लगा हो मतलब क्या हो, धातु होगा। चलिए आगे हम बातचीत को समझते हैं। तो वर्तमान में आप जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 118 तत्व है, जिसमें से आपका 89 धातु, कितना धातु 89 है। ये पूछे अधातु कितना है, अधातु 22 मतलब 22 है, और उपधातु कितना है, 7 है। तो आगे हम अधातु और उपधातु का चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें धातु के विषय में पढ़ना है, जिसकी संख्या 89 है। यदि बात करते हैं धातु का, धातु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का क्या कहता है, त्याग कर देता है, और क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। और इसीलिए धातु की संयोजकता कितना होता है, धनात्मक होता है। यदि पूछेगा धातु की संयोजकता क्या होगा, धनात्मक होगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि क्या सही में 1, 2, 3 हो रहा है। हम 2 धातु यहाँ पे लेते हैं। पहला ले लिए हम यहाँ पे सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 है। दूसरा धातु है मेरा यहाँ पे कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 20 है। दोनों का कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2 आएगा, दूसरा में 8 आएगा, तीसरा में आएगा 1। कैल्शियम का करेंगे तो पहला में आएगा 2, दूसरा में 8 आएगा, तीसरा में 8 आएगा, चौथा में कितना आएगा 2। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धातु होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाता है, धन आवेश बनाता है। अब बात करते हैं धातु के भौतिक गुण का, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जिसे आप ध्यान से समझते हैं। कुछ भौतिक गुण, जैसे यहाँ पे धात्विक चमक, तो याद रखना धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अलग से ही चमक जाता है, चमकीला होता है। बात करते हैं कठोरता, धातु क्या होता है, धातु सामान्यतः कठोर होता है, लेकिन अपवाद में कुछ है, सोडियम, पोटेशियम, जो कि मुलायम होता है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एकदम आप VVI इसमें लगा दीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो हम बताएंगे सोडियम एवं पोटेशियम को। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता धातु होता है। तो धातु आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसी गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और धातु क्या होता है, आघात वर्धनीयता होते हैं। सोना और चांदी इसका क्या होता है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। यदि आप बात करें सोना चांदी में सबसे अधिक कौन, तो सबसे अधिक कौन होगा दोस्तों, सोना होगा। सोना सबसे अधिक क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। यदि बात करते हैं तन्यता का, तन्यता का मतलब होता है दोस्तों लंबी तार बनाना, खींचकर क्या करना दोस्तों, खींचकर लंबी तार बनाना, इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो सोना और चांदी सबसे अधिक क्या होता है, तन्य होता है। अब सोना और चांदी में सबसे अधिक तन्य कौन, होगा आपका सोना। तो होता क्या है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं उष्मा चालकता का, तो धातु उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। यदि बात करते हैं विद्युत चालकता का, तो धातु क्या होता है, विद्युत की सुचालक, मतलब विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है, धातु सुचालक होता है। अब हम समझते हैं चार्ट में कि कौन सबसे अधिक सुचालक होगा। देखिए यहाँ पे जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे है, यहाँ पे रिलेटिव थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब उष्मीय चालकता, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत चालकता, जिसका जितना अधिक होगा वो सबसे अधिक चालक होगा। तो यह अधिक चालक धातु है।
उसके बाद है आपका कॉपर, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है मैग्नीशियम। तो इस तरह से आपको यह सीरीज याद रखना है कि सबसे, इसलिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु कौन है, चांदी है। और यह केबल भी आपको याद रखना है, सबसे अधिक सुचालक पूछेगा चांदी बताएंगे, उसके बाद कॉपर बताएंगे, उसके बाद सोना बताएंगे, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इस तरह से आगे आप याद कर लेंगे। चलिए आगे हम समझते हैं धात्विक ध्वनि। दोस्तों देखिए, धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या टन या झन की ध्वनि कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। बात करते हैं भौतिक अवस्था की, तो कमरे के सामान्य तापमान पर धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में है कौन, पारा और मरकरी। पारा या मरकरी दोनों एक ही का नाम है, जिसका संकेत क्या, इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है, पारा या मरकरी, जो कि धातु होने के बावजूद भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चूंकि यह अकेला अपवाद में है, इसीलिए बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पारा हो जाएगा या मरकरी हो जाएगा। घनत्व की यदि बात करते हैं, धातु का घनत्व सामान्यतः उच्च होता है। द्रव्यमांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो धातु का द्रव्यमांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। बस यह हो गया आपका भौतिक गुण। अब समझते हैं धातु के रासायनिक गुण को। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। पहला गुण है यह ऑक्सीकरण का गुण। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ ऑक्सीजन का संयोग होना। मतलब धातु में आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। यदि बात करते हैं सोडियम, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना, क्या दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। अब बात करते हैं नंबर 2 में पोटेशियम। पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बनाया क्या, पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब K2O बना दिया। नंबर 3 में ये आपका लोहा है। लोहा को भी हमने क्या किया, हवा में छोड़ दिया। हवा में छोड़ दिया तो कुछ लंबे समय, देखिए दोस्तों ये बात आपको याद रखना, लोहा जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, क्या कहता है, बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। और लंबे समय के बाद आप देखते होंगे लोहा को बहुत समय तक खुले में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लगने लगता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि धातु का ऑक्साइड का गुण कैसा होगा। याद रखना, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, भस्मीय होगा। याद रखना क्या होता है, एकदम VVI पूछता है एग्जाम में, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो हम बताएंगे भस्मीय होता है। अपवाद है कुछ, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यह दोनों क्या होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब वो इसमें अम्लीय भी गुण होगा और कुछ ना कुछ भस्मीय गुण होगा। सिचुएशन के हिसाब से यह अपने गुण को ट्रांसफर करते रहता है। तो चलिए आगे हम समझते हैं दूसरा गुण, जल में घुलनशीलता। मतलब धातु जल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पढ़ेंगे धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिससे एग्जाम्पल को समझते हैं, सोडियम को हमने क्या क्या जल से अभिक्रिया कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। पोटेशियम से अभिक्रिया हुआ तो पोटेशियम जल से अभिक्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। कैल्शियम से अभिक्रिया हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। यदि बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या होता है, जल से अभिक्रिया करेगा लेकिन यह तीव्र गति से नहीं करेगा, धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। तो मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया किया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो गया, मुक्त हो गया। याद रखना है आपको ये, जो कि बहुत VVI पूछा जाता है क्वेश्चन, कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। ये हवा में रखेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, पानी में रखेंगे तो जल से अभिक्रिया कर लेगा। इसलिए हमारे लिए यह कंपलसरी हो जाता है कि हम इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखें और हवा और जल से अलग रखें, ताकि सुरक्षित रह सके, नहीं तो यह जल जाएगा। इसीलिए इसे हम जो है केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अब समझते हैं कि धातु अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करेगा। तो याद रखना है आपको, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पे यह जिंक एक धातु है, अभिक्रिया के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। यह जो आपका जिंक क्लोराइड है यह आपका लवण है, H2 आपका तो हाइड्रोजन गैस हो गया। चलिए आगे हम यदि बात को समझें तो यहाँ पे आपका ये है मैग्नीशियम करेगा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है यह आपका लवण होता है। तो याद रखना है आपको कि धातु
अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यदि बात करते हैं भस्म से किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, तो धातु भस्म से कुछ खास अभिक्रिया नहीं करता, तो उसका एक दो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। यह जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया और यह सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये हो गया आपका भस्म के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम धातु के उपयोग का यदि बात धातु के उपयोग क्या किया जाए, इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि पहला यहाँ पे निर्माण और वास्तुकला में व्यापक रूप से किया जाता है। अब यदि देखें नंबर 2 में, तो यांत्रिक और इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। मतलब दोस्तों धातु से हम पूरा घिरे हुए हैं, बिना धातु का हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलाप संपन्न होने की संभावना नहीं है। यदि बात किया जाए कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों परिवहन में किया जाता है, परिवहन हो गया। उसके बाद आगे क्या है, उपकरण और घरेलू सामान में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, बहुत जगह किया जाता है। तो जैसे आप खेल उपकरण में हो गया, संगीत वाद्य यंत्र हो गया। आगे दोस्तों पैकेजिंग सामान सब पैक करते हैं, तो स्वाभाविक बात है धातु का हम उपयोग मल्टीपल क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, हथियार बनाने में किया जाता है। तो धातु का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आज का यह धातु का चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।